हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है, एक रिफ्रेशिंग सुबह का आगाज हो चुका है। हमारे साथ हमारी चाय भी मौजूद है और मौसम की अगर बात करें तो मौसम भी बड़ा जबरदस्त है और मौसम भी बड़ा शायराना है, क्योंकि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। सबा, आपने आज सुबह सुबह ही हमारे नाजरीन को और खास तौर पे हमें ये शेर सुना दिया। हाँ। आपने आज आपका मूड कुछ तब्दील लग रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम मूड स्विंग्स की बात कर रहे हैं और पोइट्री की बात करें तो डेफिनेटली आप कितने भी बैड मूड के अंदर हो, आपकी तबीयत कितनी भी ज्यादा खराब हो, लेकिन जब आप पोइट्री पढ़ते हैं और पोइट्री की बात करते हैं तो आपका जो मूड है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि मेकअप में मैं और ओवैस यही बात कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे मूड स्विंग्स के हवाले से, आज हम बात करेंगे बैड मूड और गुड मूड के हवाले से, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, स्पेशली वो लोग जिनको ऑन कैम आना हो और बहुत ज्यादा परेशान हो, तो वो कैसे फट से अपना मूड जो है वो ठीक कर सकते हैं और अपने मूड स्विंग्स को बेहतर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली उसका वाहिद जरिया पोइट्री है, क्योंकि पोइट्री के जरिए आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। और अगर पोइट्री हो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की, तो सारे पूरा का पूरा जो आपका दिन है वो बन जाता है। क्यों अवैस? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का आपने जिक्र किया तो अपने नाज़रीन को बताएं कि आज उनका 149वां डेथ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और वो बड़े शायर थे। बड़े सगीर के अंदर उनका क्या इम्पैक्ट रहा ये तो सबको मालूम ही है। मूड की बात कर रही हैं तो शायरी का मूड के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। दूसरी चीजों से भी आपका मूड बेहतर हो सकता है, लेकिन सबा ने जैसे कहा कि शायरी जो है उसका सबसे ज्यादा अच्छा और खुशगवार असर होता है, क्योंकि आप अगर एक प्रोफेशनल आदमी हैं और ख़ास तौर पर अगर मीडिया पर्सनैलिटी हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन उसमें प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में आता है। और पोइट्री के हवाले से बहुत सारी बात करेंगे और पोइट्री का हमारे विरसे में, हमारे तमाम तर मुआशरे में एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वही पोइट्री है जिसके जरिए हम अवेयरनेस देते हैं, वही पोइट्री है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि मुआशरे में क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और किस तरीके से हमें अवेयरनेस मिल सकती है। तो जनाब, ये हमारा जबरदस्त आज का गैस्ट्रो कमर्स काफी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह तेजी से बदलता हुआ मौसम और गंदा पानी है। बेएहतियाती की वजह से लोग इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। तो जनाब, हेडलाइंस तो आपने जानी और अब देख लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। चले जनाब, और क्योंकि मेरे पास चाय है और मेरा को एंकर जो है उसके पास न्यूज़पेपर है, तो डेफिनेटली ओवैस शेयर करेंगे आज की तमाम तर वो खबरें जो कि एक्सप्रेस की लीड का हिस्सा है। तो एक्सप्रेस से सबसे पहली खबर, बल्कि तमाम ही अखबारात में सबसे बड़ी खबर आज यही लगी है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। 2 ज़िमनी रेफरेंसेस भी दायर किए गए हैं नैब की जानिब से और उसमें ये कहा गया है कि इनके नाम ECL में डाले जाएं, क्योंकि मुकदमात का अब शायद फैसला करीब ही आने वाला है। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है नैब की जानिब से सबा कि कहीं तीनों मुल्जिमान जो हैं वो बैरून मुल्क फरार ना हो जाएं। इसी हवाले से 19 फरवरी को भी बाहर जाने की दरख्वास्त की गई है तीनों की जानिब से कि वहाँ पर जो कुलसूम नवाज साहिबा हैं, मरियम नवाज की जो अहलियाँ हैं, उनकी तबीयत नासाज है और डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया है कि उनके हस्बैंड का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उन्हें 19 फरवरी को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि शरीफ फैमिली की जानिब से जब भी इस्तिस्ना मांगी गई है और उसमें जिक्र किया गया है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का, तो डेफिनेटली अदालत की जानिब से उनको इस्तिस्ना भी दी गई है और उनको इस तरह की छूट भी दी गई है कि वो जब तक उनकी केमोस चल रही हैं वो वहाँ पर रहें और उनके साथ जो भी उनके जितने भी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बावजूद फिर ESL का नाम इस तरीके से आना कि जी उनका नाम ESL में डालना चाहिए, मेरे ख्याल में अगर उनका नाम ESL में डालना
डालना चाहिए तो इस पर शरीफ फैमिली को फिर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वो पेशियाँ भुगत रहे हैं तो वहाँ पर फिर वो ये तमाम मामला भी तय कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस्तिस्ना का मामला आता है तो फिर मेरे ख्याल में इसीलिए ये सोचा जा रहा होगा कि जी उनका नाम ECL में डाल दिया जाए, क्योंकि इस्तिस्ना के बहाने से कहीं वो चले ना जाए। अच्छा जी, आज 4 गवाहों के बयान जो हैं वो कलमबंद होने, जिनमें वो गवाहान हैं जो ज़िमनी रेफरेंस में शामिल नहीं थे। तो ये तो वो खबर हो गई जो शरीफ फैमिली के हवाले से आपको उवैस ने भी बताई है कि जी ECL पर उनका नाम डालने पर गौर हो रहा है। और अगर एक और खबर की हम बात करें और बड़ी खबर की हम बात करें तो वो डेफिनेटली जहां पर हम ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से बात कर रहे होते हैं, वहीं पर कल एक बड़ी खबर सामने आई कि रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10 बच्चे ज़्यादती का शिकार होते हैं और इतनी ज़्यादा तादाद बच्चों की बढ़ गई, 17,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादती का शिकार होते हैं। इसके ऊपर हमने समाजी कारकुन जो हैं, रहनुमा समाजी, उनसे फरजाना बारी से भी बात की थी और समन भी हमारे साथ हैं और उनका यही कहना था कि एक बड़ा अलमिया है, एक बड़ी मुसीबत इस बात की है कि इंडिविजुअली अब हम सब लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही है, हुकूमत तो कुछ करने से कासिर है। तो इसके ऊपर अब सबको इंडिविजुअली काम करना होगा, अवेयरनेस देनी होगी और कैंपेनिंग करनी होगी और साथ साथ में बच्चों को भी बताना होगा कि वो किस तरीके से इन स्ट्रेंजर्स से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल। और अगली खबर की जानिब अब बढ़ जाते हैं और अब एक बार फिर आपको बताएं कि क्वेटा में फिर गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी हुई है और FC एहलकार शहीद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्हें निशाना बनाया गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब से रद्दुल फसाद जारी है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भी स्ट्राइक बैक करते हैं और कभी कभी वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी फोर्सेस बहुत एहसन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो दहशतगर्दी की जंग है, हमारे जवान इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानी दे रहे हैं और उसे हमें ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए। ताहम एक बात ज़रूर सामने आई है कि कोयटा की जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, अगर वो फ़ाल होता तो मुल्ज़िमान के ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जा सकती है कि यार जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वही फाल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं, कोयटा में वाक़यात होते हैं। कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, कभी पुलिस की वैन पर फायरिंग की जाती है और वहाँ का जो सरियाब रोड है उस पर तो बहुत ज्यादा इस तरह के वाकयात सबसे ज्यादा वहीं पर होते हैं। तो कोयटा के हवाले से या पेशावर के हवाले से या वो सारा जो सेटअप है उस तरफ, मेरे ख्याल में वहाँ जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है उस हवाले से वहाँ पर उतने ही ज्यादा वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं और अगर सिक्योरिटी हो तो आप सोचें कि वाकयात कितने ज्यादा बढ़ जाएं। तो जनाब अब हम मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में सबसे पहले हम बढ़ेंगे वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे अली फुरकान मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी अली फुरकान, गुड मॉर्निंग। आज जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज बुनियादी तौर पे तो जो अदालती कार्रवाई है उसका ज़्यादा जो है वो गलबा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस हैं जिसमें अहम तरीन जो केस है वो बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और असासाजात के हवाले से जो अज़खुद नोटिस लिया गया है उसकी समाअत है। उसके साथ साथ नादरा फीसों का मामला है, इंतहाबी इस्लाहात एक्ट 203 का जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। महकमा औकाफ की ज़मीन गैर ज़रूरी फ़रोख्त करने के हवाले से जो आसिफ हाशमी का है, मेमो कमीशन के हवाले से जो है वो भी आज समाअत होगी और पुलिस अफसरान की जो तनज़ली है उसके केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। इसके साथ साथ SSP जो तशद्दुद केस था यहाँ पे धरने के दौरान उस हवाले से इमरान खान अपडेट कर रहे थे आपका बहुत। और लाहौर में क्या हो रहा है ये जानेंगे हुमा भट्ट से, और हुमा भट्ट से क्या पूछने वाले हैं वेस के आज लाहौर में क्या होने जा रहा है। वेस बिल्कुल, हुमा भट्ट आप बताइएगा कि आज लाहौर में क्या मौसम है और सियासी मौसम कैसा है, सियासी सरगर्मियां कैसी चल रही हैं। सबसे पहले आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग। मौसम तो आज बहुत अच्छा है, लेकिन सियासी सरगर्मियों में आज सियासी शख्सियात जो हैं वो मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पर हमें दिखाई देंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फवाद हसन फवाद का, जो कि आज आशियाना हाउसिंग सोसाइटी में तामीराती घपलों पर जो घपलों के जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, उस हवाले से आज नैब कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। तो ये एक अहम खबर भी बनेगी और अहम डेवलपमेंट भी होगी यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे चौधरी शुजात हुसैन जो है वो MNA हयात खान के जो फादर की डेथ हुई है उनकी ताज़ियत के लिए पहुंचेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जो है खुर्शीद शाह, वो आसमा जहांगीर जिनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, कल उनकी रस्म कुल भी थी, तो आज वहाँ पर ताज़ियत के लिए उनके घर में पहुँच रहे हैं। और इसी तरह हम लोग देखेंगे कि एक स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है निजी यूनिवर्सिटी कि जहां पर पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान हैं मलिक अहमद खान वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आज सियासी शख्सियात की मुख्तलिफ जगहों पर आमद होगी और वहां पर यकीनन न्यूज़ बनेगी और वो हम लोग देखेंगे और वो हम लोग दिखाएंगे भी। जी ठीक है जी, लाहौर से अपडेट कर रही थी आपका बहुत। और अब चलेंगे हम पेशावर की तरफ और जानेंगे, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे
आसिफ शहजाद के क्या हो रहा है वहां पर, आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, क्या इवेंट्स है और मौसम कैसा है पेशावर का? आसिफ अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल मैम, मौसम तो इंतहाई खुशगवार है, धूप निकली हुई है, लोग जो है सर्द हवाओं के साथ जो मौसम है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं धूप में बैठकर ही। इसके साथ साथ आज जब पेशावर में इवेंट्स की बात की जाए तो पेशावर में आज जो एहतजाजी मुजाहरे हैं की तादाद ज़्यादा है। फाटा के जो तलबा है वो हयाताबाद में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि फाटा के सरकारी कॉलेजेस के जो लेक्चरर्स हैं वो फाटा सेक्रेटरीट के सामने अपने तलबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला परवेज़ खटक जो हैं वो भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसका इफ्तिताह करेंगे, जिसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स गाला है जिसमें सूबाई वज़ीर हैं जेल खाना जात के, वो उसमें मेहमान खुसूसी होंगे। इसके साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। सिकंदर शेरपाव जो है कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर भी हैं और साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर भी हैं, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पेशावर में ही अपने वतन कोर में। इसके साथ साथ जो पेशावर प्रेस क्लब में मुख्तलिफ तकरीबात हो रही जिसमें कुछ साइलिन है अपने मुतालबात के हल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुतालबात पेश करेंगे। आसिफ ये बताइएगा, आपने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बताया कि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, तो क्या मुतवक्के है कितने लोग आज सियासी जोड़ तोड़ में शामिल हो सकते हैं? देखें जी, सियासी मुखालफिन की जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बोरियां खोल दी गई, कोई कह रहा है कि हमारे वर्करों को शामिल किया जा रहा है, जो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह की बातें चल रही हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ इसी तरह के मुतवक्के हैं, कोई शमूलियत होगी या फिर इसी हवाले से जो बातचीत है वो कौमी वतन पार्टी की जानिब से हो गई। दीगर पार्टियां भी जो है वो अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको शामिल किया जाए। जो अपडेट करके आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेट के हवाले से बात हो रही है, के जो इल्जामात हैं वो तो तमाम सियासी पार्टीज की जानिब से लगाए जा रहे हैं, छोटी पार्टियों या बड़ी पार्टियों, सबका ये कहना है जी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि इमरान खान पीटीवी हमला केस और एसएसपी तशद्दुद केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के लिए पहुंच गए हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीटीवी हमला केस के हवाले से इस वक्त इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंच गए हैं और वहां क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन वहां के मनाजिर हैं, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है, ये जानेंगे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर आपको बताएं कि इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए आज पहुंच गए हैं। पीटीवी हमला केस और उनके ऊपर जो एसएसपी तशद्दुद केस था उसके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। आसिफ नवीद हमारे साथ आ चुके हैं। आसिफ, इमरान खान आज पहुंच चुके हैं, कार्रवाई कब तक शुरू होगी? देखिए, इमरान खान और उनके दीगर क़यादत है, उनके खिलाफ जो एसएसपी तशद्दुद केस है, पीटीवी हमला केस और पार्लियामेंट हमला केस में पुलिस थाना सेक्रेटेरिएट जो है वो चालान दाखिल करा चुकी है, जमा करा चुकी, जिसमें इमरान खान और दीगर आला क़यादत को कसूरवार ठहराया गया है और कहा गया है कि इनकी एमा पर जो वहाँ पर मुजाहिरीन थे उन्होंने तशद्दुद किया और तोड़ फोड़ किया, तो लिहाजा इनको जो है वो गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिए जाए। वो पुलिस तो गुज़श्ता समात पर न सिर्फ गिरफ्तार करना चाहती थी बल्कि इनका रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहती थी। ताहम अदालत ने इनकी जमानत मंजूर कर ली थी और दीगर जो क़यादत थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, उनकी भी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। अभी आज भी इस हवाले से समात है, अब से कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर समात का आगाज होगा और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम अब तक जो पुलिस की कार्रवाई है, जो चालान जमा करवाया गया है, उसमें तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान और उनकी आला क़यादत पर डाली गई। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि क्या इम्कान है कि आपने कहा कि पहले भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, आज क्या कुछ तैयारियां हैं गिरफ्तारी की, कुछ मूड लग रहा है आपको? पुलिस मौजूद है वहां पे और पीटीआई के क्या कारकुनान भी वहां मौजूद हैं? देखिए, जो जहां तक जो गिरफ्तारी का ताल्लुक है, गिरफ्तारी के हवाले से चूंकि जमानत मंजूर हो चुकी है, कंफर्म जमानत हो चुकी है, तो ये तो अदालत पे इंसार है कि इस हवाले से अदालत क्या हुक्म देती है। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आएगी, लेकिन कार्रवाई को यकीनन आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी इसमें वकला के दलाइल होंगे उसके बाद ही को हतमी तौर पर फैसला किया जा सकेगा। ताहम गुज़श्ता समात पर जिस वक्त इमरान खान यहाँ पेश हुए थे, जो पुलिस प्रोसिक्यूशन टीम थी और पुलिस के जो तफ्तीश थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान और दीगर क़यादत को गिरफ्तार करना है, क्योंकि जो इस हवाले से तफ्तीश को उसी वक्त आगे बढ़ाया जाएगा कि अगर मुल्ज़मान का रिमांड लेकर इनसे तफ्तीश की जाए। तफ्तीश के दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। आज इमरान खान पीटीवी हमला केस के सिलसिले में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचे हैं। इससे पहले अगर पीटीआई के हवाले से बात की जाए तो पीटीआई को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आसिफ नवीद, ये बताइए कि क्योंकि अब इमरान खान पहुंच गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उसके बाद कोई उनकी जानिब से मीडिया से टॉक मुतवक्के है, किसी किस्म की कोई डाइस के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, किसी किस्म की बातचीत करेंगे खान?
हाँ देखिए, खान से हम हमेशा ऐसा होता है कि जब भी समात हो, समात के बाद वो यकीनन मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। हम बाहर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है, तमाम जो मीडिया के नुमाइंदे हैं और वो मौजूद है। चूंकि डाइस वगैरह लगाने की यहाँ इजाजत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो साहबजादी, उनका भी केस जेर समात है। आज 12 बजे उन्होंने भी पेश होना है। सिक्योरिटी के जो है गैर मामूली इंतजाम होते हैं, वो हमेशा की तरह जब भी इमरान खान आए या कोई भी आला क़यादत के साथ आती है तो सिक्योरिटी के फुल पर। लेकिन जिस वक्त आज भी उसी हवाले से, चूंकि मीर शरीफ खानदान का भी केस है और इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में है, यहीं पे ATC पे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के तो खासे सख्त इंतजाम है। उसके अलावा जहाँ तक बातचीत की बात है तो यकीनन समात के बाद, हर समात के बाद जो है वो इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं, अपने खर्चात का। लेकिन आज चूंकि चूंकि लोधरा इलेक्शन के बाद बराह रास्त जो है वो आज मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी, तो यकीनन आज के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। गुफ्तगू जो होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लोधरा के इलेक्शन के बाद अब वो पहली दफा इस तरीके से आकर गुफ्तगू करेंगे, गो के वो अपने कारकुनान से और दूसरी जानिब वो अपने तमाम सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते रहे हैं लोधरा की हार के हवाले से। अच्छा आसिफ नवीद, ये बताइए इस वक्त उनके स्क्वाड में कौन कौन शामिल है, इस वक्त उनके साथ साथ कौन है, अभी कौन सा सियासी रहनुमा है? आसिफ नवीद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको इस आज की अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि PTV हमला केस का ये मामला है, जिसके लिए इमरान खान इंसदाद की अदालत में इस वक्त पहुंचे हैं और उनकी जानिब से, PTV की जानिब से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। PTV की जानिब से जो हमला केस था उसके ऊपर इमरान खान का यही कहना था कि जी जो हमला जिन लोगों ने किया था उनमें हमारे लोग नहीं थे, कई उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, कई उनके कॉन्ट्रडिक्टरी बयान थे। बिल आखिर अब कप्तान पेश हो गए हैं इस अदालत में और डेफिनेटली अब देखना यह है कि समात का सिलसिला किस तरह आगे बढ़ता है। तो नून और जुनून आज दोनों ही समातों के लिए जो है वो पेश हो रहे हैं, दोनों ही पेशियां भुगत रहे हैं। लेट्स सी के क्या होगा, इस हवाले से आपको अपडेट वैसे सब आजकल खास तौर पर अगर आज की बात की जाए तो आज बहुत सारे मुकदमात की समात होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाअहली केस के हवाले से समात होने जा रही है, नैब के अंदर एहतसाब अदालत की एक ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नून और जुनून की समात होने जा रही है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी खान साहब तो पहुंच गए और आगे फिर नून लीग की भी समात होने जा रही है, कहीं आमना सामना ना हो जाए और कोई सियासी गर्मा गर्मी ना हो जाए। थिंक सो आमना सामना होना तो बड़ा मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन अगर आमना सामना होगा तो मेरे ख्याल में दोनों ही जज्बाती रहनुमा है और दोनों ही जो है वो तनकीदी बयान देंगे और डेफिनेटली फिर वो बयान हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग, आज में वक्त ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, क्योंकि सियासी मौसम भी आजकल बड़ा गर्मा गर्म है, तो हमारे साथ एडिटोरियल पे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आज के एडिटोरियल्स? जी सबा, आजकल आपने देखा होगा कि अमेरिका की जानिब से हमें धमकियां भी मिलती हैं, आजकल अमेरिका की जानिब नहीं आजकल ज़्यादा हो रही हैं इस हवाले से कि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पे डाला जा रहा है टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है कि कौन से ममालिक जो हैं वो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। पाकिस्तान को 2012 और 15 के दरमियान भी इस पाकिस्तान वॉच लिस्ट में शामिल था, जो बाद में निकाल दिया गया, लेकिन अब दोबारा अंदिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। उन तमाम इक़दामात के बावजूद, उन तमाम कुर्बानियों के बावजूद जो इस खित्ते में हमने सबसे ज़्यादा दी, न सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारे फौजी जवान बड़ी तादाद में शहीद हुए, हमारे अवाम शहीद हुए, लेकिन उसका हमें अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कट ऑफ करके एक ही बात कहना चाहूँगी इसी बात से रिलेटेड कि जब हमें पता है कि अमेरिका की जानिब से इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक वो एक तहरीक जमा करा रहे हैं, एक दरख्वास्त जमा करा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालने की बात की जा रही है, तो सिर्फ एहसन इकबाल का एक बयान आ जाता है कि जो बाकी ममालिक हैं हम उनसे बात करेंगे और इस दरख्वास्त को रुकवा लेंगे, सिर्फ ये करेंगे हम। अब ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से हम सर जोड़ के बैठें और ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से हम अमेरिका को ये बताएं कि हम आपको अपना मौक़िफ़ दे चुके, अगर आप हमारा नाम, मुल्क का नाम वॉच लिस्ट में डालते हैं तो उससे पहले ये होगा और पाकिस्तान इन पॉइंट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करेगा। देखिए सबा, अभी तो हमें फौरी तौर पर इसे रुकवाने की कोशिश करनी है, जो हम कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का भी आप बयान देखो, यूरोप में उन्होंने बैठ के बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम खास कर जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया
इन 3 ममालिक को ये कोशिश, क्योंकि अमेरिका ने इनको मिला लिया है, ये अब ये नेक्स्ट पेरिस में होने जा रही है ये कॉन्फ्रेंस, उसमें ये है कि वॉट लिस्ट में शामिल हो जाएगी। उससे पहले पाकिस्तान की कोशिश है कि ये 20-25 ममालिक मजीद और इन खास ममालिक के जो मैंने नाम लिया है इनको जो है वो इनको परसुएड किया जाए या डिसुएड किया जाए कि या आप जो है इस तहरीक से हट जाए, क्योंकि इनकी शमूलियत ज़रूरी है। अगर ये अमेरिका के साथ बैठते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होता है, एक बड़ी फोर्स क्रिएट होती है, पाकिस्तान का नाम खुदा ना करे शामिल हो सकता है। अगर पाकिस्तान का नाम शामिल हुआ तो हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बढ़ जाएंगे, हम पर पाबंदियां हो जाएंगी, जाने आने में मसला होगा। लेकिन इसके हम आप ये देखिए कि हमने पाकिस्तान ने इकदाम भी किए हैं। अभी आप देखें इतवार को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए हमने 12 तंजीमों पर जो है उनको कलअदम करार दिया गया, वही जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा था। हम रद्दुल फसाद देख लें आप और ज़रब अज़्द देख लें, हमने कितनी, यानी कि खुद आर्मी चीफ ने काबुल में जो डिफेंस चीफ की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के इसलिए इस्तेमाल नहीं होने देता, आप भी ऐसा करें। हमने इस्लामाबाद का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, पाकिस्तान में अब दहशतगर्दों की जो है बाक़ियात ये है उनका वो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान को ये काम करना है। दहशतगर्द दाइश वहाँ बहुत फ़ाल है, अब हम पहले कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की खुद गवर्नमेंट की रेट वहाँ नहीं है। यहाँ 27 लाख अफगान महाजरीन बैठे हैं जिनकी सफ़ों में दहशतगर्द शामिल हैं। आप हमारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को हमें इम्प्लीमेंट नहीं करने देते, जब हम बाढ़ लगाने की कोशिश करते हैं तो आप मसाइल क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम होती है, बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। आपके वहाँ अफगानिस्तान में या काबुल की साइड पे कोई धमाका होता है तो आप इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है या कोई अफसोसनाक वाकया होता है तो पाकिस्तान हमेशा ये कहता है जी हम तहकीकात कराएंगे, बराह रास्त इल्जाम नहीं लगाए जाते। तो ये हमारा एक गुड जेस्टर है हमारी उन सरहदों को महफूज बनाने का, उन सरहदी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने का। लेकिन पाकिस्तानी की जानिब से हमेशा देखा जाता है कि दोस्ती की भी बात की जा रही है और पाकिस्तान की जानिब से बात भी की जाती है कि जी हम दहशतगर्दी का साथ देंगे। अब मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को और भारत को भी ये बात समझनी चाहिए, बिल्कुल समझनी चाहिए। देखिए ना, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो पोस्ट की काश है। अच्छा नफीस भाई, इस गुफ्तगू को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब एडिटोरियल्स के ऊपर बात हो रही थी और बात हो रही थी पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से। वॉच लिस्ट में नाम डालने का फैसला किया है अमेरिका ने पाकिस्तान का, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और इसके लिए इसके नाम को रुकवाने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाएंगे। अच्छा नफीस साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से तो हमने बात कर ली, नेक्स्ट एडिटोरियल क्या है? जी एक ये हमने देखा है कि शिफ्ट इन लोधरा हमने देखा था, इस पर डिस्कस भी किया हुआ हमने, एडिटोरियल आ रहे हैं अब इस पर और ज़्यादातर यही कहे जा रहे हैं कि पीपल्स जो पीटीआई को जो ये अपसेट शिकस्त हुई है इससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो पैसा और वसाइल जो हैं वो काम नहीं आ रहे, एक ट्रेंड चेंज हुआ है। ये हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से। अब ये यहाँ पर भी सामने आ रही है कि एक जानिब नून लीग जो है वो वोट ले रही है आवाम से, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है। नैब ने न सिर्फ उनके ख़िलाफ़, उनको नाम ECL में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सफदर इनके नाम ECL में डालने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है और साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें 16 फरवरी को जो है वो कुलसुम नवाज़ की अयादत के लिए जाना है। तो लेकिन अब ये अपील आ गई, साथ में हम देख रहे हैं कि ज़िमनी रेफरेंस भी फाइल हो गए, अलजिया फ्लैगशिप रेफरेंस। तो यह कह रहे हैं कि एक अजीब सी कहानी बन रही है। 14 या 16 मार्च डेडलाइन है जो नवाज शरीफ साहब का फैसला सुनाना है। इससे कबल ये सारी कहानी आ रही है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जुमलों में भी तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो अब ये ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सवाल और तज्जिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल और तज्जिए तो किए जा रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अब जो ECL वाली बात सामने आई है, आपको नहीं लगता कि एक तरफ जहाँ पर लोधरा के इलेक्शन से नून लीग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और दूसरी जानिब मजीद सख्ती आती जा रही है उनकी ज़बानों में, और मजीद अब तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि जी वो फला फला शख्सियत कहाँ है जिन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, ठीक है? बहुत अच्छा। उसके बाद जो है वो ECL में नाम आना मजीद प्रेशर बिल्ड करना तो नहीं? बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी, और ये जो फला शख्सियत है वो फला शख्सियत, देखिए सबा ये सवाल था कि लोग भी पूछ रहे थे कि फला शख्सियत है कौन, लेकिन वो फला शख्सियत ने खुद अपने आप को बता दिया। चौधरी निसार साहब ने उसको बयान दिया, उनके तर्जुमान की तरफ से बयान आया कि
जो ऑप्शन दिया गया था ना, ये मरियम नवाज का असल ये कहानी थी। अब आप ले गई हैं तो मैं डिस्कस कर लेते हैं कि मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया, एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में तलाल चौधरी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा हम 2/3 से भी जीत जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लीन स्वीप कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक नवाज शरीफ साहब आप बहाल ना हो जाए। आज इस दौरान जो है किसी नवाज शरीफ से उन्होंने कहा कि देखें आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, आपने मोटरवे को सवाल किया नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये तो बताओ कि मुझे वो बंदा कहाँ है जिसने मोटरवे का मशवरा दिया था। वो हाथ, उन्होंने कहा वो यहाँ इसमें इस गैदरिंग में नहीं है। उन्होंने कहा हाथ तो खड़ा करे, वो कौन है। तो ये फिर ये इस चीज को चौधरी निसार साहब कह चुके हैं कि वो मैं किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फला शख्सियत की बात हुई, तो इससे पहले भी चौधरी निसार और नून लीग के दरमियान काफी कशीदगी थी, लेकिन अब कशीदगी जो है वो खुल के सामने भी आ गई। और दूसरी जानिब जब से उन्होंने कहा है कि जी मैं मरियम नवाज को मैडम नहीं कह सकता, उसके बाद हमने देखा है कि नवाज शरीफ का बोल्ड स्टांस सामने आ गया। बिल्कुल, ये काफी देखें एक सर जंग थी जो इसके दरमियान थी। नून लीग पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चौधरी निसार जो है वो खामोश हो जाए, चाहे वो उनसे अलग ना हो लेकिन बातें ना करें, उनके खिलाफ ना आए, क्योंकि चौधरी निसार टैसिटली जो है वो अटैक तो करते रहते हैं अपनी पार्टी पे, शो नहीं करते रहते भी जमात में है, और वो कहते हैं मैं किसी चौधरी निसार साहब ने कल ये बात वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब खुद बताएं, उन्होंने अब ये बोल दिया है कि नवाज शरीफ साहब अब खुद बताएं कि किस बंदे ने कहा था कि वो बाय प्लेन चले जाएं। फिर उन्होंने ये भी तस्करा कर दिया साथ में कि जिस मीटिंग में ये बात हो रही थी 11 या 12 के करीब, आजम भी शरीक थे, 11 या 12 कहते हैं मरी में ये मीटिंग थी, वजीर आजम और ये खुद ये साबिक वजीर आजम दोनों शरीक थे। बात हुई और उन पूरी यानी कि मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ था कि मोटरवे से जाएं और जो एक्सचेंज इंटरचेंज है वहाँ पर उनके इस्तकबाल किया जाएगा। लाहौर में आखिरी खिताब करेंगे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी ने मुझे ये भी कहा था कि बाय प्लेन जाए। डिस्कशन हो रही थी ना, वो मुझे बड़ी जबरदस्त किस्म की दिलचस्प डिस्कशन लग रही थी। सामने खड़े हुए थे, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और वो मेरे ख्याल में अब अंदरूनी तौर पे जीत सेलिब्रेट कर रहे थे लोधरा की, और एक इंतकामी जो है वो जुमले कसे जा रहे थे। खैर अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? ये एक हम सभा बड़ी एक कौमी असम्बली में पेश की गई। हम बार बार जिक्र करते हैं बच्चों से ज्यादती के केस में, तो कल कौमी असम्बली में बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की गई इंसानी की जानिब से, कमीशन की जानिब से, उस कमेटी की जानिब से। उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 27,000 से जायद बच्चे जो है वो 5 सालों में ज्यादती का शिकार हो गए। 10,000 के करीब लड़के हैं, 7,000 लड़कियां हैं, 7,000 के करीब लड़के हैं। तो सब, और इसका मतलब ये है कि हर रोज पाकिस्तान में 10 बच्चे, ये वो आदादो शुमार जो सरकारी हैं, जो नॉलेज में आ गए हमारे। और ये भी कहा जाता है कि 40 to 45% केसेस को सामने लाया ही नहीं जाता, मीडिया के सामने ही नहीं लाया जाता। तो ये इसमें अब इतनी शॉकिंग ये आदाद शुमार था कि खुद पार्लियामेंटेरियंस भी हैरान रह गए। जो 27,000 का फिगर तो बहुत बड़ा है, लास्ट 5 साल के अंदर अगर ये हुआ है तो गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया है और गवर्नमेंट को इस तरह के केसेस रोकने के लिए मजीद क्या? आंखें तो अभी खुली ना ज़ैनब कत्ल केस। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रही है। सरकारी स्टैटिस्टिक्स हैं उनके पास तो पहले से मौजूद है ना। अब एक फौजदारी तरमीमी एक्ट 2017 पास कर दिया है, उसमें यह है कि 1 से 4 साल 3 से 4 साल की सजा को जो है आपने 14 से 15 साल 20 साल कर दी है, और सजा जो है वो जुर्माना जो है वो 20 लाख 10 लाख के करीब कर दिया गया। तो लेकिन इदारिये और ये तज्जियाकार वही कहते हैं कि सजाओं से काम नहीं चलेगा। ये लोग, इनका आपने माइंड सेट तब्दील करना है, आपने ऐसी कैंपेन चलानी है, खासकर वालिदैन और असातिज़ा को मेन स्ट्रीम में लेना है। इंडिविजुअल की बात हम कर रहे थे शुरू में कि अब इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ के बिल्कुल ये 100% सही बात की है कि हमें इंडिविजुअल अपने जाती तौर पर, इनफरादी तौर पर अपनी कार्रवाइयां करनी है, अपने ये इस चीज को जिम्मेदारी लेनी है। गवर्नमेंट पे आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती है, और ना सजाओं का तयन। आप चाहे कितनी भी सजाएं दे देंगे, जो दरिंदे हैं उनको आप इंसानियत के उस पर ट्रैक पर नहीं ला सकते, उनको सजाएं कुछ नहीं करेंगी। उनका आपने माइंड सेट खत्म करना है, उनकी ऐसी तरबियत करनी है इस माशरे की कि आइंदा ऐसे दरिंदे जन्म ना लें, तभी आप इस माशरे को इनसे पाक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मौजू है, इंसानी हुकूक की तंजीम की जानिब से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमें रमेश कुमार भी ज्वाइन करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और सबा वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एडिटोरियल के हवाले से। नफीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नफीस भाई, जो आप एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे उस हवाले से मजीद क्या बताएंगे? अच्छा, उस हवाले से मजीद भी जानेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रमेश कुमार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप सर?
बस फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में नाज़रीन को भी जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हमारे सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में है आपका एक एडिटोरियल, जिसके हवाले से वो डिस्कशन करेंगे आपसे। जी नफीस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। 15 फरवरी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो टाइम निकाल के मेरा एडिटोरियल पढ़ते हैं। अरे नहीं बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये आपका एडिटोरियल पढ़ने के सॉरी जो ये कॉलम जो है पढ़ने की काबिल भी है सर, और बहुत अच्छा आपने लिखा है 15 फरवरी तारीख के आईने में। क्योंकि देखें, वैलेंटाइन डे मनाने गई है, लेकिन 15 फरवरी का जो दिन मनाने की आपने जो कॉलम लिखा है वो बहुत ही अच्छा था, और इसे मनाने की हमें भी आरजू थी कि ये सालगिरह मनाई जाए, जिसका आपने जिक्र किया है पाक अफगान ताल्लुकात की, कि 15 फरवरी का आपने जो कॉलम लिखा है ये रूस की शिकस्त पर लिखा है। और वो कहा, आपने कहा कि 29 साल, आपने कहा है कि 29 साल हो गए हैं उस वाक़े को, और हमें चाहिए कि वो 29वीं सालगिरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर मनाएं। लेकिन साथ में अब आप देख रहे हैं सर कि वही अफगानिस्तान जिसकी पाकिस्तान ने मदद की, और हम अभी ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी जिसका हमें फल नहीं मिल सका, उसकी वजह क्या है? नवीज, मैं समझता हूं कि या तो हमारी सिंसियरिटी में, हमारी ऑनेस्टी में कोई जो तफात है वो पे स्पेस नहीं देता। अगर पाकिस्तान जो है वो अगर अफगानिस्तान का साथ नहीं देता, अगर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो जनीवा में जो टास्क होते तो वो पाकिस्तान वहां पे पार्ट नहीं होता। पाकिस्तान अगर इतनी लेवल पे पार्ट था जहां पे सेंट्रल एशियन स्टेट्स आजाद हो गए, जहां पे जर्मनी के दो पार्ट मिल गए, और आज रशिया दोबारा अपने अमेरिका के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने में कामयाब जा रहा है, मगर पाकिस्तान जो है वो पीछे क्यों है? इतनी सारी लीडरशिप गुजरी है, इतने सारे दौर गुजरे हैं, मगर हम अपने प्यारे पाकिस्तान, सरसब्ज पाकिस्तान, खुद मुख्तियार पाकिस्तान को वो इमेज नहीं दे सके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी यहाँ पे खामी और हमारे पास बदकिस्मती है कि हम हमेशा बात करते हैं मगर उस चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। और हिस्ट्री जो है, मैंने ये हमेशा हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री ओनली फॉर नॉट फॉर द इंफॉर्मेशन होती है कि आप सिर्फ उसके लिए इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री होती है कि आप उससे सीखें और उन चीजों के ऊपर आप अमल करें। मैं इस वजह से ये बार बार लिखता हूं, आज कनाडा ने अगर अपना फ्लैग इसी 15 तारीख को अगर जो लहराया था, तो चेयरमैन सेनेट जो है उसने अगर बातें की थी, तो आज वो वहां पे कनाडा में वो हार्मनी नजर आती है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नजर आती है। सही कह रहे हैं सर कि कनाडा में वो हार्मनी नजर आती है। हिस्ट्री के हवाले से आपने बात की कि हिस्ट्री इसलिए नहीं होती कि आप उसको पढ़ के निगलेक्ट कर दें, बल्कि आप उसको सीखते हैं उससे। तो सर सीखते तो हम लोग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे यहाँ नहीं होता। अब ये तमाम तर मामला जो है इसको ठीक कैसे किया जाएगा? क्योंकि बहरहाल अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उस हवाले से हम कितनी भी बातचीत करें, हम तो पाकिस्तान से ही गुजर कर होगा। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। आप जो यहाँ पे तज्जिया निगार हैं, एंकर हैं, जो लोग बैठते हैं, वो सारे इन चीजों को समझते हैं कि अफगानिस्तान नहीं समझता होगा, मगर उसके लिए हमें अपनी मॉरलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी मॉरलिटी इतनी हो, हमारा अखलाक इतना हो, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीजें हो रही है। हमें अपने आप को, वो एक शायर है, मुझे शायरी कम आती है, कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछेगा रदा क्या है। बिल्कुल, हमें अपने आप को इतना बुलंद करना चाहिए कि खुद जो है वो दूसरे मुल्क हमसे आगे पूछे कि यार ये मुल्क, इसके अंदर जो भी हो रहा है वो ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ, अगर हर बंदा, स्पेशली लीडरशिप जो मुल्क के अंदर अगर ऑनेस्टी और सिंसियरिटी और विद इन एथिक्स, इखलाकियात में रहते हुए एक दूसरे की टांगे भी खींचना नहीं, करप्शन का नासूर खत्म करते हुए अगर हम सारे मुल्क की, मैंने पार्लियामेंट के अंदर यह भी बात की थी कि अगर सारे पार्लियामेंटेरियन जब इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट होने के बाद वो कम से कम अपनी ये रिस्पांसिबिलिटी समझे कि हमें पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं करनी है, लानतें नहीं भेजनी है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, मगर मुल्क की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए। सर पार्लियामेंट के अंदर तो आजकल ट्रेंड ही चेंज हो गया है, एक दूसरे पर जब तक तनकीद ना की जाए और जुमले ना कसे जाए, जब तक सियासत का मकसद पूरा नहीं होता। सर मैं बहुत अफसोस करता हूं, मैं जाता हूं जब प्रमोशंस होते हैं ऑफिसर्स के 20 से 21 में, मैं वहां पे एथिक्स के ऊपर लेक्चर देने जाता हूं, मगर मैं तो आजकल सोचता हूं कि जो पार्लियामेंटेरियन है उनको भी लेक्चर दूं कि उनके फराइज क्या हैं, उनको क्या करना चाहिए
जो इस तरीके से भूल जाते हैं कि आप असेंबली में आते हैं, लोगों की नजर भी आपसे बात करेंगे। अभी यहाँ पर आपको बताएं कि शरीफ की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। नैब ने शिकंजा कस दिया है, नवाज शरीफ के पूरे खानदान का नाम ECL में डालने के लिए खत लिख दिया गया है। और इसाक डार भी एहतसाब अदालत के हिसाब किताब से निकल नहीं पा रहे हैं। नवाज शरीफ बस शिकवा करते ही नजर आ रहे हैं। एक पैकेज है, वो देखकर फिर वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। शरीफ खानदान की मुश्किलात कम न हुई, नैब ने घेरा मजीद तंग कर दिया। इसहाक डार भी शिकंजे से निकल ना पाए। ज़िमनी रेफरेंस लाने का भी कह डाला। नैब ने भी शरीफ खानदान के खिलाफ कमर कस ली। अल अजीजिया स्टील मिल और 15 गैर मुल्की केसेस का रेफरेंस दायर कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का नाम भी ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल इख्तितामी मराहिल में है। मुल्जिमान को मुमकिना फरार से रोकने के लिए नाम ECL में डाला जाए। नैब ने हसन और हुसैन नवाज के नाम भी ECL में डालने की अलहदा सिफारिश कर दी, जबकि वजीर आजम के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। ठीक है जी, ये पैकेज हमने देख लिया है। नफीस नईम साहब और रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, अब तो नए रेफरेंसेस भी ज़िमनी 2 बन गए हैं साथ ही, और आज दोबारा से पेशी होने जा रही है। आपके लीडर हैं, आपके कायद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि किस करवट जा रही है पूरी सियासत? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे कायदे और इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़े पॉपुलर लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, मगर किसी के भी ज़ात के हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नज़र में नहीं है, मैं समझता हूँ मियां साहब ने पाकिस्तान की खिदमत की है। मगर कोर्ट के अगर ऑनरेबल 5 जजों ने अगर कोई रेफरेंस दिया और नैब अगर उन चीज़ों को देख रही है तो मियां साहब उनको कानूनी तरीके से उसको फेस भी कर रहे हैं। अब रही बात, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा और कि आदमी को अखलाक के दायरे में ज़रूर रहना चाहिए। अवाम का भी जो एक जो आपने लोधरान के अंदर देखा, PMLN आज भी जो है वो पॉपुलर है, तो कम से कम उस पब्लिक पॉपुलरिटी का भी ख्याल करना चाहिए। मगर उसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम अगर जो है वो अगर इलेक्ट होके आते हैं कि हम खुदा हो गए। अकाउंटेबिलिटी के सामने हर एक को पेश होना चाहिए। ये प्रैक्टिस जब हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हर इदारे के अंदर हर पार्लियामेंट के थ्रू हर जो है वो इसको अकाउंटेबल करेंगे। सर आपका मौक़िफ़ आ गया, सर इस पर आपका मौक़िफ़ आ गया, बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन मैं एक और बात करूंगा देखिए, और दूसरी चीज ये कि जबर जो है ना, एक जबरदस्ती जो है वो कहीं पे भी और नाजायजी होती है तो खुदा जो है वो उसका जरूर साथ देता है। मैंने आज कॉलम के अंदर एक और भी चीज लिखी है कि अमेरिका ने जब एक इराक के ऊपर जब ये हमला करने जा रहा था तो आपने देखा कि 600 शहरों में इकट्ठा 60 कंट्रीज के अंदर 600 शहरों में ये इकट्ठा एहतजाज हुआ था इराक के फेवर में। मगर अगर अमेरिका ने उसके ऊपर बाद में फिर भी वो किया तो आज देखें कि अमेरिका खुद परेशान हुआ है। मैं समझता हूं कि नाजायजी नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम खुदा को हाजिर नाजिर समझ के, मेरी एक ही पॉइंट आती है कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, हर आदमी अपने आप को रिस्पांसिबल समझे। सर अमेरिका का आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहां पर देख रहे हैं, आप देखें अभी लॉकडाउन हुआ था, तमाम तनकीद के बावजूद भी जो है वो मिल बैठे, रात भर लगे रहे, उन्होंने लॉकडाउन खत्म किया, वो बात ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटायर मशीनरी जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ लगी हुई है। अभी आप कोई उनकी अदालत में उनकी अपीयरेंस होती है तब मौजूद होते हैं। अभी आपने जिक्र किया, आपने ख्वाजा आसिफ के मौके को ही दोहराया कि हमें अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। तो आप ये क्या समझते हैं कि कौन सी फोर्सेस हैं और क्योंकि आपके तो अपने ही हलकों से आवाजें आती हैं, चौधरी निसार की जिक्र कर लें कि वो आप पर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं उनकी आपस में आप चौधरी परवेज रशीद को ले लें, तो आपस में ही आप लोग जो हैं वो अपनी सफों में रप्चर्स जो हैं वो नहीं कवर करने पे वो नहीं हुए, तो गवर्नमेंट को किस तरह आप डिलीवर करेंगे लोगों में? नफीस, मैं हमेशा हर बात में यही कहता हूं कि बी पॉजिटिव। आपकी नजर जिसको जैसे देखेगी वैसे वो आपको नजर आएगा। कभी भी ये मतलब नहीं है कि किसी इदारे के ऊपर उंगली उठाना कि हमें अपने, मैं समझता हूं कि ये एथिक्स, ये इखलाक ही ये कहता है,
ये मैं नहीं कहता हूं, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा जब बूढ़ी औरत किसी बच्चे के लिए आई थी कि ये बहुत मीठा खाता है, तो उसने भी ये कहा था कि मेरे पास कल आए। तो कल जब उसने उसको दुआ दी तो उसने कहा कि कल आपने, तो उसने कहा कि मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। तो मैं समझता हूं अपने आप का मतलब यह है कि कोई भी इदारा, एक बंदा जो रेस्पॉन्सिबल है, जो किसी पोजीशन के ऊपर है, अगर वो अपने आप को ठीक कर ले, वो अपने आप को समझे कि मेरे फराइज क्या है। अकाउंटेबिलिटी सर सबके लिए होनी चाहिए। आपका मौकफ बिल्कुल ठीक है, आप अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लोधरा इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, उसके बाद फिर चौधरी निसार के हवाले से बात करेंगे। लोधरा इलेक्शन में हम तमाम पार्टी से ये पूछते तो हैं जी आप जीत गए, तो डेफिनेटली वो कहते जी हमारा वोट बैंक है और हम पॉपुलर हैं इसलिए हम जीत गए। ये बताएं कि पीटीआई की जानिब से बड़ी तगड़ी कैंपेनिंग की गई थी, पीटीआई क्यों हार गई, क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं, मेरी जो असेसमेंट है इस इलेक्शन में, क्योंकि जहांगीर तरीन का घर था, ये पीटीआई की मेन सीट थी, जो हमें मिली है वो इमेच्योर स्टेटमेंट ऑफ द इमरान खान। अच्छा। कभी पार्लियामेंट को गाली देना, कभी क्या करना, इस वजह से वोटर्स ने कहा कि भाई हम उसी पार्लियामेंट में भेजने के लिए इन लीडरों को भेजते हैं, और ये उन पार्लियामेंट को अगर गाली देते हैं इसका मतलब हमें गाली देते हैं। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो एक साल के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब की जो डेवलपमेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे 20 मेट्रो बसेस हो, चाहे सड़कें हो, मैं समझता हूं लोगों ने ये समझ लिया है। आप तो पंजाब की बात करते ही, ये सिंध के लोग भी समझ गए। कल मैं पीआईए में आ रहा था तो मुझे एरोस्टिस आके कहती है कि डॉक्टर साहब आप यहां पे अपने कैंडिडेट खड़े करें, आपको पता ही नहीं हमारे गुमनाम वोट कितने मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोला यार हम तो जब लाहौर जाते हैं तो लाहौर के अंदर देखते हैं और कराची थे, और पीआईए में आपसे एरोस्टिस ने इस तरह की बात की। हमारे साथ रमेश कुमार साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मौजूद थे और बहुत जबरदस्त किस्म की वो डिस्कशन और उन्होंने ये भी बताया कि वजीर आजम ने जो बात की थी कि लोधरा के इलेक्शन के ऊपर किस वजह से वो जीते हैं, साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ के डेवलपमेंट के कामों के हवाले से भी बात की, और आज हमने उन्होंने जो कॉलम लिखा है आज के हवाले से उस पर भी हमने बात की तफसीली। सर, आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही नफीस नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपसे भी बहुत सारे एडिटोरियल्स डिस्कस होते रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सब अब हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, ब्रेक की तरफ जाएंगे हम, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन होगी हेल्थ के हवाले से। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जी, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। मौसम क्योंकि तब्दील होने के साथ साथ अब गैस्ट्रो की बीमारी भी आम हो गई है। इन दिनों गैस्ट्रो का मर्ज काफी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से तेजी से बदलता हुआ मौसम और गंदा पानी भी है, और बेएहतियाती की वजह से लोग इस मर्ज में मुब्तला भी हो रहे हैं। इसी हवाले से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गैस्ट्रो निजाम हजम की एक ऐसी शदीद बीमारी है जिसमें मेदा और छोटी आंत में सोजिश होती है। इस बीमारी में खवातीन हजरात और बच्चे यकसा तौर पर मुब्तला होते हैं। ये बीमारी दुनिया भर में आम है। वायरस से होने वाला गैस्ट्रो वो वबाई बीमारी है जो एक से दूसरे को लग सकती है। आलूदा पानी पीना, आलूदा खुराक, गले सड़े फलों का इस्तेमाल, गंदे या गैर मुनासिब सफाई वाले इलाकों में सफर करना या रिहाइश रखना भी इस मर्ज के पैदा होने के असबाब में शामिल है। मौसम गर्मा और बरसात में इसके मरीजों में खासा इजाफा हो जाता है। इस मर्ज में अक्सर छोटी आंत में इन्फेक्शन या बड़ी आंत की सोजिश के साथ मेदे में दर्द और कै होती है। गैस्ट्रो से बचाव के लिए एहतियात बहुत अहम है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम गैस्ट्रो और इस जैसे खतरनाक अमराज से महफूज रह सकते हैं। रिपोर्ट आपने देखी सबा, गैस्ट्रो ऐसा मर्ज है, मेरा ख्याल है आजकल तो हर किसी को ही ये बीमारी है और हर बंदा ही इस बारे में परेशान है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फहद, जो कि सिविल अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आप लोगों ने दावत दी और एक ऐसे मौजू का चुनाव किया है जो कि वाकई आजकल तमाम सामीन और देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, गैस्ट्रो की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में सबसे पहले जोर पकड़ लेता है ये मर्ज, उसके बाद फिर ट्रांसफर होता है दीगर शहरों में। और डॉक्टर साहब,
कॉजेज इसके हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन आम आवाम को शायद ये समझ नहीं आती है कि जी ये मर्ज़ फैलता कैसे है, एक्चुअली ये होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले तमाम नाजरीन को इस चैनल के थ्रू ये मैं बताना चाहता हूँ कि निज़ाम हज़म कुदरत का एक बहुत ही नादिर एक तोहफ़ा है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू जो है जो भी हम ग़िज़ा अंदर लेते हैं या मुख्तलिफ बैक्टीरिया या वायरसेस जाते हैं तो उनकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है, फ़िल्टर होकर जो है वो तमाम चीज़ें जो है हमारी बॉडी को पहुँचती हैं। तो इस निज़ाम हज़म में आपके पास मैदा है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है। स्पेशली अगर हम बात करें मैदे की, तो मैदे में कुदरत की तरफ से दिया हुआ एक तेज़ाब जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये मौजूद है। हालांकि आम जिंदगी में तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन कुदरत की दी हुई एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसकी वजह से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसमें जज्ब हो जाती हैं। होता ये है कि मुख्तलिफ अवामिल हैं जिसके थ्रू ये एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं निज़ाम हज़म से रिलेटेड सामने आते हैं। तो उसमें अलामात बहुत सारी हैं, और चूँकि हम डॉक्टर्स जो हैं मुख्तलिफ मरीज़ों को देखते हैं तो उनकी मुख्तलिफ अलामात हमारे सामने जैसे कि सबसे अहम और कॉमन तरीन अलामत जो होती है, अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा मैदा जो है खाली महसूस होता है, या जब भी हम कोई चीज़ खाने की तलब होती है लेकिन एक लुकमा खाते हैं तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। साथ साथ अगर बहुत बड़ी चीज़ों की बात करें तो उसमें पेट में दर्द, मोशन का होना यानी कि जुलाब का होना, कै होना, उल्टियाँ होना, और बहुत ही सबसे ख़तरनाक चीज़ जो एंडिंग होती है वो गैस्ट्रिक कैंसर्स भी जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने प्रॉपरली चीज़ों को जो है जांच लिया है, शुरू में ही डॉक्टर से, एक मुस्तनद डॉक्टर से रुजू किया है, तो ये तमाम चीज़ें जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस सही हो जाती है। डेफिनेटली बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है, क्योंकि इसमें अगर आप बिल्कुल इब्तदाई तौर पर इसके हवाले से डॉक्टर के पास नहीं जाते और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को दूर नहीं करते तो फिर इसमें सिवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा? अब अगर रैंडम मुझे मेरे मैदे में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सोचूंगी यार मैंने खाना नहीं खाया होगा, या मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये मुझे गैस्ट्रो है, ये मैं कैसे रिकग्नाइज कर सकती हूँ? देखिए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक बहुत बड़ी टर्म है और निज़ाम हाज़मा का ये एक ऐसा अमल है या बीमारी है जिसकी वजह से सूजिश जो है ना सिर्फ आपके मुंह से स्टार्ट होती है और पखाने की जगह तक जाती है, तो ये पूरा निज़ाम जो है बैटली तौर पर इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब वो तमाम लोग जिनकी ज़िंदगी जो है कामों में मसरूफ़ हुई है, या जो लोग बेदरेग जो है दवा का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हम डिस्प्रिन या एस्प्रिन जोड़ों के दर्द के लिए या मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये कुदरती तौर पे दी गई एक तह जो होती है निज़ाम हाज़मा में वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये तमाम अलामात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेट में दर्द हो गया या उल्टियाँ हो गई या इसके अलावा जुलाब हो गई, आपने बता दी। बच्चों के अंदर भी गैस्ट्रो का काफ़ी ज़्यादा मर्ज़ पाया जाता है और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं, इंतकाल कर गए हैं। ये बीमारी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट की हुई थी यहाँ पर पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ना सिर्फ ये बीमारी जो है बड़ों की है, बूढ़ों की है, बल्कि छोटे बच्चों की भी है। चंद माह से लेकर चंद साल के जो बच्चे होते हैं, चूंकि हम अनफिल्टर्ड पानी पी रहे होते हैं, ठीक है, अनहाइजेनिक लाइफ स्टाइल है, या जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं वो अंडर कुक्ड होती हैं, प्रॉपरली तौर पर जो है ना वो कुक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अजसाम, स्पेशली एक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं एच पाइलोरी, ये वाफिर मिकदार में इन चीज़ों में पाया जाता है, जिसकी वजह से जब इसकी तादाद मैदे में ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से पूरा निज़ाम गैर मयारी खाना और गैर मयारी आपका जो तर्ज जिंदगी है और उसमें आपने बताया कि अनफिल्टर्ड पानी है वो इस्तेमाल होता है, तो बच्चे भी बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार हो जाते हैं। आपने टेक्निकलिटीज बताई इसके हवाले से। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक रिसर्च हुई थी कराची यूनिवर्सिटी में, और रिसेंट रिसर्च हुई और उसमें ये देखा गया था कि 18 टाउन्स कराची में उनका पानी चेक किया गया, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने वाला, तो उसमें वाफिर मिकदार में एच पाइलोरी पाया गया। अच्छा। जी, एच पाइलोरी पाया गया। अच्छा, ये एच पाइलोरी अगर हमारा भी मुआयना किया जाए तो हमारे अंदर भी एच पाइलोरी होगा, क्योंकि ये जितना भी पानी हम पी रहे हैं जो घरों में इस्तेमाल होता है इसमें एच पाइलोरी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो डॉक्टर्स जो टेस्ट तजवीज़ करते हैं
इसकी तशखीस के लिए कि ये बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं, तो उसमें ये आधे से ज़्यादा लोगों में जो है, यानी 50% ज़्यादा लोगों में जो है ये पॉजिटिव होता है। तो इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, अगर आप ट्रीटमेंट बर वक्त लेंगे तो इससे आपकी निजात हो सकती है। डॉक्टर फहद, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेडिसिन का निज़ाम है, सेहत के शोबे के मामलात हैं, घरों से लेकर अस्पतालों तक जो है वो, अगर आप मरीजों को देखें या घर वालों को देखें जो जाते हैं हॉस्पिटल्स तक, ओपीडीज तक, उनके जहनों में जाने से पहले मिथ्स होती हैं कि जी ठीक है वो मुझे एंटीबायोटिक तो देंगे लेकिन मैं साथ में ये वाला टोटका भी कर लूंगा। और ये टोटके जो होते हैं ना, एक दवाई के साथ दूसरा टोटका, ये कभी कभी जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। मैं इस मामले में तो मेरी सोच बड़ी पॉजिटिव है। देखें, अगर चीज़ें सब्जियों के जरिए, फलों के जरिए, ये कुदरती चीज़ें हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल दवाओं के साथ करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। कभी कभी ये भी तो होता है ना कि अगर किसी वेजिटेबल में या किसी फ्रूट के अंदर वो चीज़ एक्सेस है, जो पहले से आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस है, तो डेफिनेटली फिर वो आपके स्टमक को मुतासिर करती है। जी, ये चीज़ अहम है तमाम सुनने वालों के लिए कि वो तमाम सब्जियां या वो तमाम फल जो तुर्श होते हैं, जिसमें तेजाबियत का अम्ल ज़्यादा होता है, वो चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए चीज़ें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें पता कैसे चलेंगी? यही मीडिया के थ्रू, यही डॉक्टर्स की एक कॉन्वर्सेशन, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन के थ्रू, जो सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं वो जानते हैं कि ये चीज़ें हम खाएंगे तो इससे हमारी तेजाबियत बढ़ेगी, ये नहीं खाएंगे तो हम बचे रहेंगे। क्योंकि आजकल इसका इलाज भी, निज़ाम हाज़मा से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका इलाज भी बहुत महंगा है। तो चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर के लिए हज़ारों की दवाइयाँ लेना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या की जा सकती है इसके लिए? प्रिकॉशन से पहले, जी, प्रिकॉशन से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपका पहला सवाल भी था कि किस तरह चीज़ों को तशख़ीस किया जाए। देखें, सबसे पहले मुस्तनद डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उससे एक डिटेल हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ खून के टेस्ट होते हैं, पखाने के टेस्ट होते हैं और पेशाब के टेस्ट। अगर उससे भी नहीं पता चल पाता तो फिर एक एंडोस्कोपी नाम का टेस्ट होता है, वो किया जाता है। वो बहुत फाइनल स्टेजेस में उसकी बारी आती है। जब एक बीमारी तशख़ीस हो जाती है निज़ाम हाज़मा से मुतालिक, तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और तेजाबियत को कम करने वाली दवाएं मौजूद होती हैं। जी डॉक्टर फहद, बहुत शुक्रिया हमारे शो में तशरीफ लेकर आए और इंतहाई अहम बीमारी के हवाले से, इंतहाई आम मर्ज़ के हवाले से आपने बात की, जो है गैस्ट्रो, और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों से लेकर बड़े तक जो है इस मर्ज़ में मुब्तला है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना हेल्दी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। तो आपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी भी बनाइए और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखिए, सफाई का प्रॉपर ख्याल रखिए, उससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और आप बचे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। तो और एक बात मैं सबा यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही कि हमें दवाइयों के ऊपर जाने से बेहतर है कि हम एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें ताकि बीमारी से आगाही भी हासिल हो सके और हम बीमारी से बच बिल्कुल प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि बीमारी को प्रिवेंट किया जा सके। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।